आज आपको लागत ज्ञात करने की विभिन्न विधियों और प्रविधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लागत किस प्रकार से ज्ञात की जाए, इसके संबंध में अलग अलग इनकी विधियां बताई गई हैं। अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहली विधि आती है उपकार्य लागत विधि, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग से हमारा मतलब ये होता है कि जब निर्माण कार्य जहाँ पर किया जाता है वहाँ कई उपकार्य अलग अलग होते हैं। किसी वस्तु का हम निर्माण करते हैं तो निर्माण करते समय उसमें छोटे छोटे कार्य अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग कार्यों को बार बार उनको कार्यों को उत्पादन को नहीं किया जाता। ये एक ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत ग्राहकों के निर्देशानुसार कार्यों को किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रिंटिंग प्रेस है, वर्कशॉप है, फर्नीचर का उद्योग है, ढलाई के कारखाने हैं जहाँ सांचे बनाए जाते हैं। तो जिस प्रकार का आदेश होता है कार्य करने का, उसी प्रकार से वहाँ पर वस्तु का उत्पादन किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस होती है, प्रेस एक है, लेकिन जैसे कोई फॉर्म छपाता है, कोई बुकलेट छपाता है, कोई बिल बुक छपाता है, कोई स्मारिका छपाता है। तो जो प्रिंटिंग का जैसा काम होता है तो अलग अलग जॉब होते हैं। प्रिंटिंग कार्ड छपाने का एक अलग से जॉब हो गया, शादी के कार्ड का अलग जॉब हो गया, मैगज़ीन का छपाने का अलग जॉब हो गया। तो वो उपकार्य अलग अलग होते हैं। तो हर उपकार्य की लागत हमको अलग अलग ज्ञात करनी पड़ती है। तो इसलिए वहाँ पर ये उपकार्य लागत विधि का उपयोग वहाँ पर सामान्यतया किया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है ठेका लागत विधि। तो ठेका लागत विधि के अंतर्गत जैसा नाम से स्पष्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। ठेका लागत सामान्यतया वहाँ काम में लिया जाता है जहाँ किसी कार्य को करने का लंप सम एक पहले से प्राइस तय कर ली जाती है, जिसको हम ठेका मूल्य के नाम से जानते हैं। विशेष तौर से जैसे आप देखते हैं कि सड़कें बनाई जाती हैं, बड़े बड़े पुल बांध बनाए जाते हैं, या जैसे भवन बनाए जाते हैं। आप और हम सभी लोग भवन बनवाते हैं तो भवन बनाने के लिए किसी न किसी ठेकेदार से हम लोग चर्चा करते हैं और ठेकेदार से पहले तय करते हैं भाई ये भवन कितने रुपए में बनाएंगे। उसका मूल्य ठेका मूल्य तय हो जाता है। फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं आपस में, उनके आधार पर वो वस्तु हमें भवन बना के देता है और हम उसके ठेका मूल्य का भुगतान करते रहते हैं। तो ठेकादाता भी अपना लाभ हानि ज्ञात करना चाहता है, इसलिए वो ठेकादाता जो है वो जब अपना लाभ हानि ज्ञात करना चाहेगा तो इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को उसको काम में लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है लागत जोड़ विधि, कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड सामान्यतया ऐसी स्थिति के अंतर्गत आता है जहां ठेके पर खर्च की गई वास्तविक राशि में एक निश्चित लाभ जोड़ करके ठेका मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठेका लागत विधि में तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कॉस्ट प्लस मेथड में ठेकेदार और ठेकादाता के मध्य ये तय हो जाता है कि भाई इसकी जितनी कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट में मैं 10%, 5%, 15%, 20% प्रॉफिट जोड़ करके मैं काम जो है वो कर दूंगा। तो वो कॉस्ट प्लस मेथड जो है वो हो गया। इसके उपरांत आता है इकाई लागत विधि, यूनिट कॉस्टिंग। ये विधि जनरली वहाँ अपनाई जाती है जहाँ पर उत्पादित की जाने वाली जो इकाइयाँ हैं वो एक समान, उनका पैटर्न एक होता है और उनका निर्माण कार्य कंटिन्यू चलता रहता है। तो वो जो है वहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग की टेक्निक जो है वो अपनाई जाती है। इस यूनिट कॉस्टिंग के अंतर्गत जैसे ईंटों के भट्टे में है, कोयले की खानों में है, सीमेंट उद्योग है, कागज़ के कारखाने हैं, इन विभिन्न उद्योगों में इसमें इसको काम में लिया जाता है। तो उसमें जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन की जितनी लागत आती है उसमें जितनी यूनिट बनी है उनका भाग दे करके पर यूनिट कॉस्ट उसके अंतर्गत ज्ञात कर ली जाती है। फिर उसके उपरांत आता है परिचालन लागत विधि। परिचालन लागत विधि यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसा नाम से स्पष्ट है कि जहाँ परिचालन संबंधी सेवाएं दी जाती हैं वहाँ पर परिचालन लागत विधि का उपयोग किया जाता है। सामान्यतया जैसे ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री है, या मान लीजिए आप जो सर्विस इंडस्ट्रीज है, जैसे बिजली की सुविधा दी जाती है हमें जलदाय विभाग द्वारा है, ट्रैवलिंग कंपनी है, कैंटीन है, सिनेमा, होटल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन जगहों पर जनरली ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण लें, ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत लें, यात्रा में लें, तो एक व्यक्ति यदि 1 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो उस कॉस्ट क्या आएगी वो हम कैसे निकालें, उसी हिसाब से वो कंपनी किराया तय करती है। जलदाय विभाग पानी की सप्लाई देता है कि 1 लीटर पानी सप्लाई करेंगे तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। इसी तरह से इन स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फ़ीस जो तय की जाती है तो उसके संबंध में भी यही है कि कितनी फ़ीस तय करें तो कितने बच्चे पढ़ेंगे, क्या हमारी खर्चा आएगा, उस हिसाब से वहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो ज्ञात की जाती है। तो परिचालन लागत विधि का भी उपयोग होता है। फिर आता है समूह लागत विधि, बैच कॉस्टिंग। समूह लागत विधि जैसा नाम से स्पष्ट है, समूह की लागत।
ये जनरली सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो दवाई की इंडस्ट्री है वहाँ ये ज़्यादातर काम में ली जाती है, जो खाने पीने की वस्तुएं ज़्यादा बनती है वहाँ इसको काम में लिया जाता है। बैच का मतलब होता है कि जैसे एक बार कोई वस्तु आप बना रहे हैं, जैसे सपोज आप दवाइयाँ बना रहे हैं, तो दवाइयाँ बनाने का एक जो ड्रम है जिसमें आप एक बार टेबलेट के लिए सारा घोल मिक्स करेंगे, तो वो मान लीजिए 5 किलो का बनता है, तो उसमें 4 तरह का केमिकल यदि डाला जाता है तो चारों केमिकल कितनी कितनी मात्रा में डाला गया ये उसमें क्वांटिटी नोट की जाती है और इनको मिला करके वो मिश्रण तैयार होता है, फिर उसकी टेबलेट बनती है। तो इसलिए वो एक बैच हो गया। आपने देखा होगा जब कभी दवा कंपनी पे छापा पड़ता है या नकली दवाइयाँ पकड़ी जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में या खाने का सामग्री जब नकली पकड़ा जाता है तो उसका बैच नंबर देखा जाता है कि उस बैच नंबर की जितनी भी दवाइयाँ मार्केट में या खाने पीने की वस्तुएं जितनी भी हैं जो पैकेट में बैच नंबर लिखा है उसको बैन किया जाता है। हो सकता है दूसरे बैच में मिलावट नहीं हो, लेकिन उस बैच में हो सकता है, एक बार जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसमें मिलावट हो सकती है, इसलिए बैच कॉस्टिंग वहाँ काम में ली जाती है। फिर आता है प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत विधि। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंतर्गत क्या होता है, ये जनरली वहाँ काम में ली जाती है जहाँ पर वस्तु एक बार में निर्मित नहीं होती, उस वस्तु को बनाने के लिए हमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वहाँ जो है ये प्रोसेस कॉस्टिंग काम में ली जाती है। जैसे चीनी उद्योग है, साबुन उद्योग है, कोई विस्फोटक पदार्थ है, तेल, पेट्रोल, वनस्पति घी, रासायनिक पदार्थ आदि। कपड़ा, जैसे क्लॉथ, कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसमें पहले धागा बनता है, धागे का प्रोसेस होता है, फिर धागे का जो है वो डाइंग प्रोसेस होता है, फिर उसकी फिनिशिंग प्रोसेस होता है, तो अलग अलग प्रोसेस होता है। तेल उद्योग में जैसे उसकी मतलब खान से तेल निकाला जाता है, फिर उसकी जो है वो रिफाइनिंग होती है, फिर उसकी फिनिशिंग होती है, तो अलग अलग उद्योगों में अलग अलग प्रोसेस का फ़ायदा ये है कि यदि किसी प्रोसेस से हर प्रोसेस की यदि हम कॉस्ट रखेंगे और एक प्रोसेस में यदि हमें लगता है कि भाई इसमें लॉस हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को बंद कर सकते हैं, वो प्रोसेस किया हुआ माल हम बाहर से खरीद सकते हैं, तो हमें वो उसकी कॉस्ट हमें सेविंग हो सकती है। तो ये लागत की विभिन्न विधियां हैं। अब इसके उपरांत हम लेते हैं लागत की प्रविधियां यानी टेक्निक्स, कि ये लागत ज्ञात करने में कौन कौन सी टेक्निक्स हम काम में लेते हैं। तो टेक्निक्स जो होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक हम काम में लेंगे, तो इसमें सबसे पहली टेक्निक आती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक, प्रमाप लागत विधि। प्रमाप लागत में क्या होता है कि हम जब वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसको निर्माण करने से पहले हम उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं, पहले से अनुमान लगाते हैं कि इस वस्तु की यदि 1 इकाई बनाई जाएगी या 1000 इकाई बनाई जाएगी तो उसमें मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, ओवरहेड कितना लगेगा, किस प्राइस पे वो आएगा, तो उसकी एक कॉस्ट हम पहले तय करते हैं और उसके बाद जब वस्तु का निर्माण होता है तब उसकी हम एक्चुअल कॉस्ट हमारे सामने आती है। तो फिर हम कंपेरिजन करते हैं कि हमने जो लागत तय की थी उससे कितनी लागत ज़्यादा आ रही है, कितनी लागत कम आ रही है, उस आधार पर हमें तुलना के लिए तुलनात्मक विश्लेषण हमारे पास में उपलब्ध होता है जिससे हम लागत को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये प्रमाप लागत निर्धारण। इसके उपरांत जो दूसरी टेक्निक इसमें जो आती है वो इसमें आएगी सीमांत लागत निर्धारण प्रविधि। सीमांत लागत निर्धारण प्रविधि का मतलब क्या होता है, जैसा इसका नाम से स्पष्ट है, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसा आपने पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि हम 100 इकाई किसी चीज़ की बनाते हैं तो उसकी लागत मान लीजिए 5000 रुपये आती है, और यदि 101 इकाई यदि हम बनाते हैं तो उसकी लागत 5050 रुपये आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस अतिरिक्त 1 इकाई की लागत 50 रुपये है। और लागत को विशेष रूप से ये टेक्निक वहाँ काम आती है जब हमें ये पता हो कि इस वस्तु को बनाने में स्थिर लागत कितनी है और हमारी परिवर्तनशील लागत हमारी कितनी है। तो स्थिर और परिवर्तनशील लागतों के आधार पर ये निकालते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीमांत लागत निर्धारण विधि को एक तरह से परिवर्तनशील लागत विधि भी है, कि इसका सीमांत लागत का मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है कि क्योंकि अतिरिक्त 1 इकाई आपने बनाई है तो उसमें फिक्स कॉस्ट तो उतनी रहेगी, आप चाहे 100 इकाई बनाएंगे तो भी उतनी रहेगी और 101 इकाई बनाएंगे तब भी उतनी रहेगी। लेकिन 101 इकाई बनाने से जो अतिरिक्त लागत आएगी वो केवल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो इसलिए सीमांत लागत विधि, और ये जो टेक्निक है ये टेक्निक को डिसीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है। जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनको डिसीजन लेने में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करती है। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग है। इसके उपरांत है डायरेक्ट कॉस्टिंग, प्रत्यक्ष लागत लेखांकन। डायरेक्ट कॉस्टिंग का मतलब ये है, जैसा भी आपको बताया
कि कॉस्ट शुरू में दो तरह की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में जनरली हम एक्सपेंसेस को, ओवरहेड एक्सपेंडिचर उनको हम लेते हैं। तो यदि हम केवल डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ें कि भाई मटेरियल कितना लगा, उसमें लेबर कितना लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए, तो वो डायरेक्ट कॉस्टिंग की टेक्निक जो है वो कहलाती है। तो ये सीमांत लागत से कुछ भिन्न इसको हम कह सकते हैं। इसी प्रकार फिर आती है आपके अवशोषण लागत लेखांकन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? अवशोषण लागत का मतलब इसमें यदि हम टोटल कॉस्ट निकालें किसी प्रोडक्ट की, जिसके अंतर्गत जो है वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट भी आ गई, उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ गई, परिवर्तनशील लागत भी आ गई, स्थिर लागत भी आ गई, सारी लागतों को यदि हम जोड़ करके यदि हम कॉस्ट निकालें तो वो अवशोषण लागत या जिसको टोटल कॉस्टिंग मेथड भी उसको कहा जाता है। फिर इसी प्रकार से आता है अंतिम समरूप लागत लेखांकन, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सामान्यतया एक ही ये जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा एक ही प्रकार के लागत सिद्धांतों के जब अपनाया जाता है वहाँ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ली जाती है। इसका कारण क्या है? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जैसे मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्री है। अब सीमेंट इंडस्ट्री में यदि अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट अलग अलग लागत की तकनीक का उपयोग करेंगे तो एक इंडस्ट्री एज ए होल हमें कंपैरिजन करने में दिक्कत आएगी। इसलिए सारी सीमेंट इंडस्ट्री में एक ही प्रकार की टेक्निक, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, यानी एक ही टेक्निक यदि हम काम में लें तो उसे हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कह सकते हैं, जिससे हमें तुलना करने में हमें आसानी होती है। तो इस प्रकार से ये लागत लेखांकन के अंतर्गत विभिन्न विधियों और प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।